नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री विद पुष्पेंद्र में हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि गेहूं की खेती किस प्रकार से की जाती है और गेहूं में हम अधिक से अधिक उत्पादन लेने के लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए, गेहूं की खेती किस प्रकार से करनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को जानेंगे कि गेहूं में अगर हमें अधिक उत्पादन लेना है तो हमें कितनी खाद डालनी चाहिए, कितनी सिंचाई करनी चाहिए, किस समय सिंचाई करनी चाहिए, अधिक से अधिक उत्पादन किस प्रकार से लिया जा सकता है, किन विधियों को अपनाएं, किन तरीकों को अपनाएं, ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा ये वीडियो हमारी जो है किसान भाइयों के लिए और उसके अलावा ये वीडियो जो भी एग्रीकल्चर के छात्र हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, जिसमें हम कंपटीशन से लेकर के उसके बाद आपके 11th का जो बोर्ड है उससे जो है संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, देरी ना करते हुए आज की वीडियो चालू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ये वीडियो किसान भाइयों को अधिक से अधिक देखनी चाहिए, जिससे वो जान सकते हैं कि गेहूं में अगर कोई रोग लगता है तो उसके लिए किस दवाई का प्रयोग करना चाहिए। उसके अलावा जो है रोगों से बचाने के लिए फसल को किस प्रकार से करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। एकदम साइंटिफिक विधि से जानेंगे कि गेहूं की खेती किस प्रकार से की जाती है, स्टार्टिंग से जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम गेहूं के बारे में जान लेते हैं कि गेहूं हमारा क्या होता है, वर्टिकल नेम क्या होता है। गेहूं जो होता है इसका हमारा वर्टिकल नेम जो होता है, जिसे हम बोलते हैं बीएन शॉर्ट में वर्टिकल नेम, वानस्पतिक नाम जो होता है ये हमारा क्या होता है, टेटिकम एस्टिवम होता है। तो गेहूं का वर्टिकल नेम अगर पूछा जाता है तो आपका क्या हो गया, टेटिकम एस्टिवम जो है इसका वर्टिकल नेम हो गया। अगर गुणसूत्र की बात करें कि गेहूं में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो गेहूं जो है आपका अलग अलग जो है इसकी प्रजातियां होती हैं। पहला है रोटी वाला गेहूं, जिससे आप लोगों की क्या होती है, रोटी बनाई जाती है। रोटी वाला जो गेहूं होता है इसमें आपकी 2n इज इक्वल टू 42 गुणसूत्र पाए जाते हैं और इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है, वानस्पतिक नाम होता है, वो टेटिकम एस्टिवम होता है। और यही जो गेहूं है हमारे भारत में जो है सबसे ज़्यादा किया जाता है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें कि भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पे कौन सा गेहूं किया जाता है, तो टेटिकम एस्टिवम जो गेहूं है ये 87% जो है हमारे क्षेत्रफल में किया जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है यही गेहूं किया जाता है। उसके बाद मैक्रोनी जो गेहूं होता है इसका वोटका जो है गुणसूत्र संख्या 2n इज इक्वल टू 28 होती है। अगर इसके वर्टिकल नेम की बात करें तो इसका वर्टिकल नेम होता है टेटिकम जो है आपका ड्यूरम। ठीक है, अगर इसकी बात करें कि इसका क्षेत्रफल कितना है या ये जो है कितने क्षेत्रफल में आपका उगाया जाता है, तो बात करते हैं ये हमारा जो है 12% क्षेत्रफल में क्या होता है, उगाया जाता है। इसके अलावा जो आपका इमर गेहूं होता है, ठीक है, वो भी आपका उगाया जाता है। वो ना के बराबर लगभग जो है आपका 1% जो है उगाया जाता है। बाकी सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो आपका रोटी वाला गेहूं जो है, जो आजकल हम लोग क्या यूज करते हैं, जिसकी रोटियां खाते हैं, रोटियां बनाते हैं, ठीक है, वही आपका ये वाला गेहूं है और ये सबसे अधिक उगाया जाता है। इसकी संख्या लगभग 87% जो है क्षेत्रफल में उगाया जाता है। उसके बाद अगर कुल की बात करें कि गेहूं का जो है किस कुल का पौधा है, तो अगर बात करते हैं तो ये क्या है, पोएसी है। अगर पोएसी की बात करें, आप लोग अगर इसको गेहूं को पहले पढ़े होंगे तो पहले इसमें जो है ग्रेमनी लिख के आता था। तो आप लोगों को बता दूं ग्रेमनी जो है ये क्या हुआ करता था, ये पुराना नाम होता था। ठीक है, ये इसका पुराना नाम पहले यूज किया जाता था। पर अगर पूछा जाए कि जो गेहूं है, गेहूं के कुल का नया नाम क्या है, तो आपको क्या है, नया नाम बताना है पोएसी। ये इसका क्या है, नया नाम है। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आपको बताना है गेहूं का जो है क्या है, पुराना नाम क्या है, ओल्ड नेम क्या है। तो ग्रेमनी जो है इसका ओल्ड नेम है। अगर पूछा जाए गेहूं जो है इसका कुल का नया नाम क्या है, तो पोएसी जो है इसके क्या है, नया नाम है। तो इसका कुल अगर पूछा जाए, कुल नया नाम पोएसी हो गया, पुराना नाम इसका क्या हो गया, ग्रेमनी हो गया। उसके बाद अगर इसके उद्भव स्थान की बात करें कि उद्भव स्थान जो है इसका कहाँ पे है, तो अगर उद्भव स्थान की बात करते हैं बेटा, तो गेहूं जो है, गेहूं में
अलग अलग वैज्ञानिकों का अपना अलग अलग मत है। कुछ वैज्ञानिकों ने इसको जो है उद्भव स्थान अलग बताया है, कुछ ने अलग बताया। उसके आधार पे जो सबसे अधिक वैज्ञानिक हैं, जिनका अधिक मत है, उन्होंने बताया है कि गेहूं जो है वो दक्षिण पश्चिम एशिया में जो है आपका सबसे इसका मूल स्थान माना गया। जो अधिक से अधिक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जो है गेहूं का उद्भव स्थान दक्षिण पश्चिमी एशिया बताया है। उसके बाद कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि बताइए डी कंडोले के अनुसार जो है गेहूं का उद्भव स्थान कहाँ पे है। तो आपको याद रखना है डी कंडोले के अनुसार जो है गेहूं का जो है उद्भव स्थान दलजा फरात की घाटियां बताया गया है। ठीक है, क्या है, डी कंडोले ने क्या बताया है कि गेहूं का जो उद्भव स्थान है वो आपका कहाँ पे है, दलजा फरात की घाटियां हैं। उसके बाद जो है बेबी लोब आए। बेबी लोब ने क्या है अलग अलग गेहूं का अलग अलग जो है उद्भव स्थान बताया। ये आए इन्होंने जो ड्यूरम गेहूं था यानी कि कड़ा गेहूं था, इसका जो है वो उद्भव स्थान बताया, अबिसिनिया बताया। उसके बाद कोमल गेहूं का इन्होंने बताया कि कोमल गेहूं जो है इसका उद्भव स्थान कहाँ पे है, भारत में है। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि जो भारतीय बौनी प्रजाति होती है, ठीक है, इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, तो इसका बॉटनिकल नेम होता है टिटिकम जो है स्पोरोकोकस। ठीक है, ये भारतीय बौनी आपकी जो है प्रजाति है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, इसका जन्म स्थान था, उसके गुणसूत्र थे और इसका वैज्ञानिक नाम था। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब देखते हैं कि गेहूं के दाने में जो है क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। देखिए जो गेहूं होता है इसके दाने में आपकी जो है प्रोटीन 9 से 15 यानी कि 9 से 15% दाने में प्रोटीन पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो है 70 से 72% जो है इसमें पाया जाता है। उसके बाद अगर विटामिन की बात करें तो इसमें विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 और विटामिन जो है ई क्या होती है, पाई जाती है। उसके बाद ये जो विटामिन होती हैं, अगर हम जो है गेहूं को क्या करते हैं, पिसाते हैं, इसका आटा बनाते हैं, तो पिसाने में आपका जो है ये विटामिन जो है कई सारी विटामिन का क्या होता है, हिरास हो जाता है, उनकी कमी आ जाती है इसमें। उसके बाद अगर गेहूं की हम बात करें तो गेहूं से आपका क्या है अलग अलग जो है चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, डबल रोटी वगैरह हो गया, बिस्कुट हो गया, मैदा हो गई, सूजी हो गई, इस प्रकार से गेहूं से जो है अलग अलग प्रकार के क्या है पदार्थों का निर्माण किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि गेहूं की बुवाई का, कि गेहूं की बुवाई जब हम करते हैं तो उस समय जो है हमारी जलवायु, तापमान कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, क्योंकि सबसे अहम होता है कि अगर किसी भी फसल की हम बुवाई करते हैं तो बुवाई के समय जो है हमारा तापमान जो है उस फसल के अनुकूल होना चाहिए। अगर उस फसल के अनुकूल नहीं है हमारा, तो जो हम बुवाई कर रहे हैं उस बुवाई में हमारा क्या होगा, अधिक से अधिक जो भी बीज होगा उसमें अंकुरण नहीं होगा। ठीक है, अगर हम कहें कि जो बीज होंगे उसमें जर्मिनेशन नहीं होगा, क्योंकि हर एक बीज को, हर एक प्रजाति को जो है उसके बीजों में जर्मिनेशन के लिए एक उचित जो है जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप समय से पहले या समय के बाद जो है बुवाई करते हैं तो उसमें आपका जो है जर्मिनेशन अच्छा नहीं होती है और फिर आपको क्या है उपज अच्छी नहीं मिलती है। अब हर समय की अलग अलग क्या होती है, इसकी वेराइटी होती है, प्रजातियां होती हैं। लेट वेराइटी होती है जिनको क्या है समय निकल जाने के बाद बुवाई किया जाता है, और बहुत सी होती हैं जो आपकी अगेती होती हैं, समय से पहले उनकी बुवाई की जाती है। उसके बाद जो हमारी मध्यम होती हैं जिनका हम क्या करते हैं, समय पे बुवाई करते हैं। तो इसलिए जो है हमें कभी कभी क्या होता है किसान भाइयों को, कि अगर हमने बाय चांस से बीज को ले आए और दुकानदार ने या किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि ये जो बीज है ये आपका किस समय इसकी बुवाई करनी चाहिए, बीज तो लिया है पर ये नहीं देखा अगेती है, मध्यम है या आपका पछेती है, और उसकी क्या किया, हम बुवाई कर दिए। दूसरी चीज है कि जब हम गेहूं की बुवाई करते हैं तो बीज हम देखते हैं कि जो हमारा बीज है वो किस प्रकार का बीज है, किसी भी संस्था के द्वारा प्रमाणित है या नहीं है, कि जो है बीज हमने ले लिया
और जो है बीज हमारा क्या हुआ, जमा ही नहीं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो हम बीज ले रहे हैं उसमें जर्मिनेशन परसेंट कितना है, कितना उसमें परसेंट गेहूं जो है जमने की क्षमता है। जैसे मान लिया अगर हमने 100 दाने लिए बीज के, तो 100 दाने में से मान लिया आपके 90 दाने जम जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, इस बीज का जर्मिनेशन परसेंट आपका क्या है, 90% है। ठीक है, तो अगर अधिक से अधिक जर्मिनेशन परसेंट है तो उसमें अंकुरण भी अच्छा होगा। जब अंकुरण अच्छा होगा तो आपका क्या है, फसल भी अच्छी होगी। ठीक है, उसके बाद जलवायु को देखते हैं कि जलवायु इसकी क्या, शीतोष्ण जलवायु होनी चाहिए इसके लिए, शीतोष्ण जलवायु की आपकी फसल है गेहूं की। उसके बाद जो है जिसे हम अपनी भाषा में बताते हैं, देसी भाषा में, कि गेहूं जो है हमारा क्या है, शीत ऋतु में होता है, यानी कि सर्दियों में गेहूं की फसल क्या है, स्टार्ट होती है। उसके बाद जिसको हम रबी का मौसम भी बोल सकते हैं, क्या है, इसको हम जो है रबी का मौसम भी है बोल सकते हैं, कि गेहूं जो है किस ऋतु की फसल है, तो ये आपकी जो है रबी के मौसम की फसल है। उसके बाद अंकुरण के लिए जो है तापमान कितना होना चाहिए, 20 से जो है 25 सेल्सियस जो है आपका अंकुरण के लिए इसका तापमान होना चाहिए। उसके बाद अगर बताएं कि जो गेहूं है इसके विकास के लिए, इसमें कल्ले फूटते समय इसका जो है वृद्धि के लिए कितना जो है तापमान होना चाहिए, तो इस समय जो है आपका 16 से 20 सेल्सियस का तापमान इसमें जो है होना चाहिए। उसके बाद दाना बनते समय, कि जब गेहूं हमारा है जिस समय दाना बनते हैं उस समय आपका जो है तापमान कितना होना चाहिए, तो उस समय आपका तापमान जो है 20 से 25 सेल्सियस का होना चाहिए। दूसरी चीज़ है, जैसे जैसे गेहूं में दाने जो है बनते जाते हैं, पकने की जब आपकी बारी आती है उस समय जो है टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, तापमान अधिक होता है। जब गेहूं पकता है तो पकते समय अधिक तापमान की क्या होती है, आवश्यकता होती है। दूसरी चीज यह है कि गेहूं को हम समय से जो है पहले और समय के बाद भी क्या है, पका सकते हैं। वो जरूरी होता है सिंचाई, कि सिंचाई अगर हम कंटिन्यू करते रहें तो कंटिन्यू करने से गेहूं के जो बीज होते हैं उनके पकने की जो समय है उस समय से उसे क्या है, हम आगे ले जा सकते हैं, आगे पका सकते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि गेहूं की खेती जो है किस प्रकार की भूमि अच्छी होती है, अगर भूमि का कभी भी हमें चुनाव करना है कि गेहूं की खेती हमें करनी है, तो गेहूं की खेती करने के लिए आप किस प्रकार की भूमि का चुनाव करेंगे, तो सबसे पहले क्या है, अगर गेहूं की खेती हम करते हैं तो गेहूं की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है भूमि का। हम ऐसी भूमि का चुनाव करते हैं जो भूमि हमारी क्या ऊंचे स्थान पे हो, यानी कि खाल गड्ढे में ना हो, जहाँ जल भराव की समस्या हो। अगर बाई चांस से जल भराव की समस्या है तो उसमें जल निकालने की व्यवस्था भी होना चाहिए, जिसको बोलते हैं जल निकास की सुविधा होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी भूमि का चुनाव करते हैं। वैसे तो गेहूं आपका हर प्रकार की भूमियों में हो जाता है, अच्छा उत्पादन देता है, पर सबसे अगर अच्छे उत्पादन की बात करें, सबसे अच्छी भूमि की बात करें, जिस भूमि में गेहूं हमारा सबसे अच्छा होता है, तो वो भूमि हमारी होती है दोमट भूमि। दोमट भूमि में जो गेहूं है हमारा सबसे अच्छा उत्पादन देता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि भूमि की तैयारी किस प्रकार से जो है हम करते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि गेहूं जो है इसके लिए खेत की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण होता है कि किसान भाई क्या करते हैं कि खेत को एक बार जोत दिया, जोतने के बाद सीधे क्या किया, बुवाई कर दिए। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले खेत जितना अच्छे से तैयार होगा उतने अच्छे से हमारा क्या होगा, बीजों में अंकुरण होगा, उतने अच्छे से बीजों में जर्मिनेशन होगा, उतने अच्छे से बीज आपके जमेंगे। अगर हम खेत को अच्छे से नहीं तैयार करते हैं तो हमारा जो है बीज भी क्या है, अच्छे से नहीं जम पाएगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका खेत जो है किस प्रकार का है, उसमें आप कम से कम इस हिसाब से जुताई कीजिए, इतनी जुताई कीजिए कि आप जो है खेत को अच्छे से पहले क्या है तैयार कर लीजिए। खेत में आपके जो भी घास फूस है, जो भी चीजें हैं, वो क्या है आपकी खंद जानी चाहिए और अच्छे तरीके से मिट्टी में मिल जानी चाहिए। चलिए हम साइंटिफिक रीजन देखते हैं, साइंस जो है कितना बताती है कि कितनी आपको जो है जुताई करनी चाहिए। देखिए खेत को तैयार करने के लिए कम से कम आपको 2 से 3 जुताई क्या है करनी चाहिए। 2 से 3 जुताई हम करते हैं, आप 2 कर सकते हैं, 2 से नहीं खेत अगर आपका अच्छे से तैयार हो पाता तो आप तीसरी जुताई भी क्या कर सकते हैं। दूसरी चीज यह है कि जब भी हम जुताई करें तो क्या करना चाहिए,
प्रथम जो फर्स्ट जुताई होती है वो आपको मिट्टी पलट हल से करनी चाहिए। मिट्टी पलट या जो है हैरो, ठीक है। अब क्या है, मिट्टी पलट हल से प्रथम जुताई करनी चाहिए। बाकी जो है, या मिट्टी पलट नहीं है तो आप हैरो से कर सकते हैं। उसके बाद बाकी जुताई जो है आपको क्या है, कल्टीवेटर या देसी हल से जो है या अन्य यंत्र से जो है करनी चाहिए। पर अगर आपकी खेत तैयार नहीं है, प्रथम बार खेत की जुताई कर रहे हैं, तो हमेशा उसकी जुताई आपको क्या है, मिट्टी पलट हल से या जो है हैरो से करनी चाहिए। क्योंकि जब हम प्रथम जुताई करते हैं तो खेत में बहुत सारे खरपतवार खड़े हुए रहते हैं, बहुत सारी खरपतवारों की जड़ होती हैं, अवशिष्ट जो है आपका जो है पदार्थ पड़ा हुआ रहता है। जब हम जुताई करते हैं कल्टीवेटर से तो वो खंद नहीं पाता है, और जब खंद नहीं पाएगा तो आपका जो है मिट्टी में मिल नहीं पाता है, ज्यों का त्यों क्या है खेत में पड़ा रहता है, और पड़े रहने के कारण जो है बीजों के जवाब में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। तो इसलिए जो है हमें क्या है, खेत की सर्वप्रथम मिट्टी पलट हल से या हैरो से क्या है जुताई करनी चाहिए। जुताई करने के बाद फिर उसके बाद आप जो है चाहे कल्टीवेटर या देसी हल या अन्य यंत्र से जो है जुताई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है खेत को पाटा लगा के क्या है, अच्छे से जो है छोड़ देना। देखिए पाटा लगाने के फायदे क्या होते हैं। पाटा लगाने का फायदा ये होता है कि अगर हम पाटा लगा देते हैं तो पाटा लगाने से खेत हमारा समतल लगने लगता है, समतल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद पाटा लगाने से आपके खेत में जो डीले वगैरह होते हैं वो भी क्या होते हैं, फूट जाते हैं। दूसरी चीज है, पाटा लगाने से जो आपके खेत में नमी होती है वो नमी आपकी संरक्षित रहती है, नमी जल्दी नहीं सूखती है, ठीक है। अगर खेत को खुला छोड़ दिया जाए तो आपके खेत की नमी क्या है, जल्दी सूख जाती है, ठीक है। तो इसलिए जो है क्या है, पाटा लगा के खेत को छोड़ देना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि बीज की मात्रा की। अब हमारा खेत तैयार हो गया, तो खेत तैयार होने के बाद हम बीज की बुवाई करते हैं। तो बीज की बुवाई के लिए जो है हमें बीज की मात्रा भी मालूम होनी चाहिए, कि मान लिया हम बीज की बुवाई कर रहे हैं और मुझे मात्रा नहीं ज्ञात है, हमने बीज लिया और उसको क्या किया, बो दिया। देखिए अधिक बीज बोने से भी क्या है, फसल को नुकसान होता है, और कम बीज बोने से भी क्या है, उपज अच्छी नहीं मिलती है। क्योंकि जब आपका पेड़ से पेड़ का डिस्टेंस अधिक होगा तो जाहिर सी बात है आपको उपज अच्छी नहीं मिलेगी, क्योंकि बीच में आपका क्या है, गैप अधिक है। उसके बाद अगर जो है पेड़ से पेड़ के बीच का गैप आपका जो है कम है, तब भी आपको क्या है, उपज अच्छी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने क्या किया है, डिस्टेंस जो है पेड़ से पेड़ का बीच का वो आपने कम रखा है। और जब डिस्टेंस आप कम रखेंगे तो जो आपका पेड़ है वो उतना ग्रोथ नहीं कर पाएगा, और उसमें जो बालियां हैं वो उतनी अच्छी नहीं आएंगी, उतनी स्वस्थ नहीं आएंगी, उतने अच्छे से आपके कल्ले नहीं फूटेंगे। तो इसलिए जो है इसका एक जो निश्चित निश्चित जो है दूरी होता है, डिस्टेंस होता है, वो आपका क्या है, होना चाहिए। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या है, बीज की मात्रा देखते हैं कि बीज की मात्रा जो है कितनी होनी चाहिए। देखिए आप अलग अलग तरीके से गेहूं की बुवाई करते हैं। आप जो है छिटकवा विधि के द्वारा कर देते हैं, देसी हल से कर देते हैं, या किसी भी प्रकार से बुवाई करते हैं। तो हर प्रकार की विधि के लिए आपका क्या है, अलग जो है बीज दर होती है। मान लीजिए आप अगर हल से करते हैं, ठीक है, देसी हल लिया, उसके द्वारा अगर गेहूं की बुवाई करते हैं तो उसके लिए आपकी बीज दर 90 से 100 केजी जो है, यानी कि 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है सीड ड्रिल से आप बुवाई करते हैं। देखिए हमने फिगर भी दे दिया है कि अगर आप जो है हल से बुवाई करते हैं, किस प्रकार से हल से बुवाई होती है। उसके बाद सीड ड्रिल अगर आप लोगों ने नहीं देखी है, जिन बच्चों ने, तो वो क्या सीड ड्रिल को देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो है सीड ड्रिल के द्वारा जो है बुवाई की जाती है। सीड ड्रिल के द्वारा अगर बुवाई करते हैं तो इसके लिए आपका जो है बीज दर कितनी, 80 से जो है 100 केजी जो है प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। उसके बाद आपका डिबलिंग जो है, ये आपका नया, इसका उपयोग अधिक नहीं होता है। पहले उपयोग इसका जो है होता था, क्योंकि इसमें आपका क्या है, अधिक जो है श्रम लगता है और मेहनत भी क्या है, अधिक लगती है। पर इसमें क्या है, आपकी बीज दर क्या है, कम है, 25 से 30 जो है केजी आपकी प्रति हेक्टेयर बीज दर है। आप डिबलर जो है देख सकते हैं डिबलिंग किस प्रकार की होती है। उसके बाद अगर मान लिया आपका पछेती गेहूं है, आप पछेती गेहूं की बुवाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, जब गन्ने का कटाव होता है, गन्ने का जो है कटान होता है, गन्ने के कटान होने के बाद जो है
उसके बाद आपकी बुवाई की जाती है। गन्ने की जो पर्ची है वो आपकी लेट आती है, तो लेट होने के कारण जो है जब खेत लेट खाली होगा तो जाहिर सी बात है जो है समय हमारा निकल जाएगा। उस समय में हम मध्यम वाली जो है या जो हमारी गेहूं की प्रजातियां होती हैं जिस समय बोई जाती हैं उनको हम क्या है नहीं बो सकते हैं। अगर वो भी देते हैं तो हमारा क्या है उत्पादन जो है अच्छा नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम पछेती प्रजातियों को क्या करते हैं बोते हैं। अगर गेहूं की पछेती प्रजातियों का हम बुवाई करते हैं तो उसके लिए बीज दर आपकी क्या है 125 से जो है 130 होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब हम पछेती बुवाई करते हैं समय निकलने के बाद तो उसमें से मान लिया बहुत सारे आपके बीज जो है उनमें अंकुरण नहीं हुआ, तो इसलिए इनकी बीज क्या दर क्या होती है अधिक होती है। जिससे क्या है अगर बाई चांस से 100 हमने बोए, ठीक है, हमने क्या किया 100 बीजों को बोया, वैसे समय पे हमारा क्या होता था 100 में से 90 बीजों में क्या है आपका जो है अंकुरण हो जाता था। पर अगर हम पछेती बोते हैं तो मान लीजिए 100 बीजों को बोया, 90 का नहीं हुआ, 100 का हमने बोया तो 100 में से मान लिया हमारा क्या हुआ 70 का हुआ, तो हम क्या करते हैं बीज दर को बढ़ा देते हैं। तो बीज दर हमारा जो है अंकुरण की पूर्ति को क्या करता है पूरा कर देता है, जिसकी वजह से हमारा जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होता है वो क्या होता है उचित रहता है, अधिक नहीं हो पाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बीज शोधन की कि कभी भी हम अगर बीज की बुवाई करते हैं तो बीज की बुवाई करने से पहले बीज को क्या है उपचारित कर लेना चाहिए, यानी कि उसका शोधन कर लेना चाहिए। शोधन करने से फायदा क्या होता है, बीज का जब हम क्या है शोधन कर लेते हैं तो उसमें किसी प्रकार का जो है रोग वगैरह नहीं लगता है। जो आपके फफूंद वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं निष्क्रिय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जिससे हमारा क्या है इसमें जो है बुवाई के बाद जो है इसमें रोग वगैरह जो है लगने के कम चांस रहते हैं। ठीक है, तो आप जो है भविष्टान जो हो गया, वीटावेक्स हो गया, इससे आपको क्या है उपचारित कर लेना चाहिए। इससे जो है बीज को क्या किया घोल बना लिया। ठीक है, घोल बनाने के बाद जो है आपको क्या है बीजों को उसमें डाल के या आप स्प्रे करके जो है बीजों के ऊपर क्या है सुखा देना चाहिए। इससे आपके बीज क्या होते हैं उपचारित हो जाते हैं। उसके बाद बोने की विधि की अगर बात करते हैं कि गेहूं की जो बुवाई होती है वो उसके जो है किस प्रकार से करनी चाहिए, उसके लिए कौन सी विधि अपनानी चाहिए। देखिए आजकल प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा जो हमारी विधि अपनाई जाती है वो सीड ड्रिल के द्वारा जो है गेहूं की बुवाई की जाती है। क्योंकि आज क्या है अब एरिया अधिक होने की वजह से जो है और समय की जो है बचत होने की वजह से आपका क्या सीड ड्रिल का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगर बात करते हैं हल के द्वारा जो है आपकी दो प्रकार से बुवाई की जाती है। एक केरा विधि होती है। देखिए जो केरा विधि होती है इसमें क्या होता है, ये आप फिगर देख रहे हैं यहाँ पे, फिगर में आपको दिख रहा है केरा विधि में क्या होता है एक व्यक्ति जो है क्या करता है बेल को चलाता है और दूसरा व्यक्ति क्या करता है पीछे हाथों से जो है उंगली से जो है चुटकी के द्वारा जो है गेहूं को डालता हुआ चला जाता है। तो ये विधि जो होती है हमारी केरा विधि होती है। उसके बाद पोरा विधि होती है। पोरा विधि में आप देखेंगे कि जो आपकी जो है बेल होते हैं, देसी हल होता है, इसमें आपका क्या होता है नाई या जो है पीक लगा दी जाती है। इसके द्वारा आपकी क्या है बुवाई की जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं पोरा विधि बोलते हैं। ठीक है, नाई लगा के। उसके बाद सीड ड्रिल, ये हमारा क्या मॉडर्न है जो आजकल सबसे ज्यादा यूज होती है। अब ये भी आपका क्या था पहले आता था जिसके द्वारा सिर्फ बीजों की बुवाई की जाती थी, पर अभी हमारा क्या है उर्वरक और बीज दोनों की एक साथ क्या है बुवाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो है सीड ड्रिल को देख सकते हैं। उसके बाद आपका क्या है डिबलर है। डिबलर जो होता है ये आपका जो है एक ऊपर की ओर जो है इस प्रकार आप फिगर में देख रहे हैं, ऊपर की ओर आप क्या गया एक डंडा लगा हुआ, नीचे आपके हुक निकले हुए रहते हैं। इसको यूं चलाया जाता है जमीन पे, जिससे जो इसकी नोकें निकली हैं उससे क्या होता है गड्ढे बन जाते हैं और उन गड्ढों में क्या है आपका बीज को डाल दिया जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया डिबलर हो गया। डिबलर के द्वारा जो है बुवाई की जाती है। ये जो है पहले चलता था, अब ना के बराबर चलता है, इसका उपयोग नहीं होता क्योंकि इसमें जो है आपका समय बहुत अधिक लगता है। ठीक है, तो ये हमारी जो है बोने की विधियां थी। चलिए अब देखते हैं कि जब भी हम गेहूं की बुवाई करते हैं तो बुवाई में जो है गेहूं का क्या है जो गहराई रहता है वो आपका उचित गहराई होना चाहिए। अगर अधिक गहराई हो जाती है तब भी आपका गेहूं में क्या है जमाव यानी कि अंकुरण नहीं होता है। अगर बीज अधिक गहराई पे पहुंच जाएगा तो उसमें अंकुरण नहीं होगा, वो आपका क्या होगा सड़ जाएगा। उसके बाद अगर बीज आपका जो है ऊपर रहता है
उचित गहराई में नहीं जा पाता है, तब भी आपके बीज में क्या है, अंकुरण नहीं होगा। तो बीज में अंकुरण के लिए सबसे अहम आवश्यक होता है कि उसका जो है गहराई उचित होना चाहिए, ना ज़्यादा अधिक गहराई पे होना चाहिए, ना उथला होना चाहिए। तो इसकी जो है उचित गहराई की अगर बात करें 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, कि हम ये देखते हैं कि गेहूं की हमने बुवाई की है तो उसके ऊपर मिट्टी जो है कम से कम 5 सेंटीमीटर तक आनी चाहिए। ठीक है, 5 सेंटीमीटर तक ऊपर मिट्टी होनी चाहिए अगर अच्छा अंकुरण हो रहा है तो। अगर अच्छा अंकुरण नहीं होगा तो आपका मिट्टी क्या है, कम है, या बीज आपका अधिक गहराई में चला गया, जिसकी वजह से अंकुरण आपका नहीं हुआ। उसके बाद अगर अंतरण की बात करें कि पंक्ति से पंक्ति की जो दूरी होती है वो आपकी 20 से 22 सेंटीमीटर होती है जब हम समय पे बुवाई करते हैं तब। उसके बाद 15 से 18 सेंटीमीटर होती है जब हम पछेती बुवाई करते हैं तब। उसके बाद अगर एनपीके की बात करें कि एनपीके यानी कि खाद की मात्रा जो है कितनी देनी चाहिए, कितनी नहीं देनी चाहिए। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि 2-4 बोरी खाद लाए और क्या किया, सबको बो दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। जितनी खाद की आवश्यकता होती है उतनी खाद क्या है, देना चाहिए। अधिक खाद देने से भी फसल को क्या होता है, नुकसान होता है। सपोज कीजिए आपने नाइट्रोजन की मात्रा यानी कि यूरिया जो है अधिक दे दिए, तो अधिक यूरिया देने से आपकी फसल में जो है जो शुष्क पदार्थ है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, यानी कि आपका जो पुआल है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। और उसके बाद जो है भूसे की यानी मात्रा बढ़ेगी जब आप उसका स्लेशिंग कराएंगे, और दानों की मात्रा क्या होगी, कम हो जाएगी। और अधिक नाइट्रोजन देने से फसल अधिक बढ़ेगी। जब बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है फसल आपकी क्या है, गिरेगी। गिरेगी तो उपज ऑटोमेटिक क्या होगी, कम होगी। तो हमें क्या है, फसल को जो है उचित मात्रा में जो है एनपीके देना चाहिए, खाद उर्वरक देना चाहिए। अधिक मात्रा में देने से वो फसलों को क्या है, विपरीत प्रभाव डालती हैं। चलिए देखते हैं कितने। और ये जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है, फास्फोरस पोटास की मात्रा जो होती है, ये डिपेंड करती है कि हम किस प्रकार की गेहूं की वैरायटी को कर रहे हैं। जिस जगह पे हम गेहूं की वैरायटी को कर रहे हैं वहां पे हमारी जो है किस प्रकार की भूमि है, उसमें नाइट्रोजन की कितनी मांग है, कितनी नहीं है, हमारे पास सिंचाई के साधन कितने हैं, किस प्रकार से हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड होती है कि हमें जो है किस प्रकार और कितनी जो है खाद देना चाहिए। बाई चांस मान लिया ये भी होता है कि हमने क्या है, गेहूं की जिस खेत में फसल कर रहे हैं उससे पहले उस खेत में कौन सी फसल थी। ठीक है, ये भी डिपेंड करता है कि हमें कितनी मात्रा देनी चाहिए। सपोज कीजिए अगर बाई चांस जिस खेत में हम गेहूं की फसल कर रहे हैं, अगर उसमें पिछली साल या उससे पहले जो है आपका दलहनी फसल थी, तो नाइट्रोजन की मात्रा क्या है, कम देनी चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, और वह राइजोबियम जीवाणु क्या करता है, वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और क्या करता है, मृदा को देता है। और मृदा वही क्या है, जो है नाइट्रोजन को क्या करते हैं, आपके पेड़ पौधों को दे देता है। और एक चीज याद रखना कि अगर पूछा जाए कि पेड़ पौधे जो है नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, तो पेड़ पौधे जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में और अमोनिया के रूप में लेते हैं। अधिकतर जो है आपके जो फसलें हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेती हैं। कुछ फसलें जो होती हैं वो आपकी नाइट्रेट और अमोनियम दोनों रूप में लेती हैं। जैसे धान की जो फसल होती है वो नाइट्रोजन को दोनों रूप में लेती है। ठीक है, उसके बाद अगर देसी की बात करें तो हमें 7 केजी नाइट्रोजन, 30 केजी फास्फोरस और 30 केजी क्या है, पोटास देना चाहिए। उसके बाद उन्नत किस्मों की बात करें 120 केजी नाइट्रोजन, 60 केजी जो है फास्फोरस और 40 केजी पोटास की मात्रा देनी चाहिए। ठीक है, अब ये मात्रा जो है ये हमारी कितनी है, हेक्टेयर के हिसाब से है, यानी कि 1 हेक्टेयर में जो है इतनी मात्रा हमको क्या है, देनी ही देनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा अधिक मात्रा नहीं देनी चाहिए। हमें जो है कैलकुलेशन करके निकाल लेना चाहिए आपके पास कितना खेत है, कितना नहीं है। अगर ये चीज़ आपको नहीं मालूम है तो इसके ऊपर भी आपको वीडियो बना देंगे कि बाई चांस है कि आपके पास इतने हेक्टेयर खेत है या इतना बीघा खेत है, तो उसके लिए हम किस प्रकार से कैलकुलेशन करें कि हमारा जो है खाद की या जो है जो भी उर्वरक हैं उनकी मात्रा एक्यूरेट निकल आए कि हम कितना खाद देंगे। ठीक है, तो आप अगर नहीं मालूम है तो उसके लिए जो है कमेंट कीजिए, हम उस वीडियो को बना के अपलोड कर देंगे जिससे किसान भाइयों को जो है किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो इसको कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है,
उससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे अगर कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आप लोगों को मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जो है जुड़े रहिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो है देसी हो गई, उन्नतशील हो गई। उसके बाद हम सिंचाई की बात कर लेते हैं कि कितनी सिंचाई करनी चाहिए और किस अवस्था में किस समय जो है कौन सी सिंचाई करनी चाहिए। चलिए अब हम ये देखते हैं कि गेहूं में सिंचाई किस समय की जानी चाहिए। गेहूं में सिंचाई का अपना एक अलग ही रोल होता है कि गेहूं अगर मान लिया हम गेहूं में सिंचाई टाइम पे नहीं करते हैं, कभी लेट हो जाते हैं, तो गेहूं में जो है उपज आपकी सबसे पहले प्रभावित होती है, क्योंकि जो सिंचाई होती है उसका अपना एक अलग रोल होता है। और आपको मालूम है कि जो हमारा पेड़ होता है उसका लगभग जो है 84 से जो है 90% 94% तक जो है आपका भाग पानी से मिलकर के बना हुआ रहता है। तो हम देखते हैं कि अगर बाई चांस से कोई भी सिंचाई हमारी टाइम पे नहीं लग पाती है तो सबसे पहले सीधे हमारा उपज पे क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। तो सिंचाई करने में जो है हमें बिल्कुल भी क्या देर नहीं करनी चाहिए। जिस समय गेहूं को जो है लगता है कि आपको कि गेहूं में सिंचाई करनी चाहिए, उस समय क्या तुरंत उसमें सिंचाई कीजिए, ठीक है। उसके अलावा आप अपनी आवश्यकता अनुसार जो है सिंचाई कर सकते हैं कि जो है किस समय जो है गेहूं में सिंचाई करनी चाहिए, किस समय जो है उसको पानी लगाना चाहिए। आप अपनी जो है सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। बट जो हमारा साइंटिफिक विधि है, जो साइंस हमारा कहता है कि इस समय जो है सिंचाई करनी चाहिए, उसको हम देखते हैं कि गेहूं में जो है आपका कम से कम 4 से जो है 6 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। अगर 4 सिंचाई करते हो, बाई चांस से बारिश हो गई या जो है आपकी बाई चांस से जो है जल्दी तैयार हो गया, सिंचाई जो है नहीं लग पाई, तो उस समय जो है 4 सिंचाइयाँ अगर मान लिया आपका जो है लेट पक रहा है तो उसमें कम से कम 6 सिंचाइयाँ। तो पहली सिंचाई जो है आपके क्या है बुवाई से 20 और 25 दिन के बाद करनी चाहिए, यानी कि क्राउन जड़ें जो शिखर जड़ें निकलती हैं उस समय। जब उस समय अगर हम जो है बाई चांस से सिंचाई नहीं कर पाते हैं तो जो हमारी शिखर जड़ें निकलती हैं उनका विकास नहीं हो पाता है। जब विकास नहीं हो पाएगा तो पेड़ हमारा क्या है अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो शिखर जड़ें बनते समय सबसे अहम होती है कि बुवाई के 20 से 25 दिन के बाद आपको सिंचाई करनी ही करनी चाहिए, जिससे जो जड़ें निकल रही हैं उन जड़ों का भूमि में अच्छे से जो है विकास हो पाए। क्योंकि जब जड़ें भूमि में अच्छे से फैलेंगी तो अधिक से अधिक जो है पोषक तत्वों का क्या करेंगी, उपयोग कर पाएंगी, ठीक है। उसके बाद है आपका दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिन के बाद करनी चाहिए, जिस समय हमारे क्या है कल्ले फूटते हैं। बाई चांस से अगर कल्ले फूटते समय हम लेट हो जाएं तो कल्ले की संख्या कम रह जाती है। जब कल्ले की संख्या कम रह जाएगी तो आपका क्या है उससे जो है बालियों की संख्या भी कम रहेगी, बालियां भी कम निकलेंगी। तो कल्ले फूटते समय, जिस समय कल्ले फूटते हैं उस समय आपको सिंचाई करनी चाहिए दूसरी सिंचाई। तीसरी सिंचाई जो है 60 से 65 दिन के बाद करनी चाहिए, जिस समय जो है गांठ बनने की अंतिम दिन होते हैं, उस समय आपको जो है तीसरी सिंचाई 60 से 65 दिन के बाद। चौथी सिंचाई की बात करें, चौथी सिंचाई हमारी जो 80 से 85 दिन के बाद करनी चाहिए, जिस समय फूल आता है। फूल आते समय जो है आपकी क्या है सिंचाई करनी ही करनी चाहिए। उसके बाद हमारा पांचवी सिंचाई है दुग्धावस्था, जिस समय आपका क्या है गेहूं में जो है दाना गेहूं के पेड़ में जो है दाना भर रहा होता है, उस समय जो है दुग्धावस्था में क्या है सिंचाई करनी ही करनी चाहिए आपका 100 से 105 दिन के बाद। उसके बाद आपकी जो है छठी सिंचाई में जो है आपका 115 से 120 दिन के बाद करनी चाहिए, जिस समय आपका दाना क्या है पकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है कि अगर दाना पक रहा है उस समय अगर आप सिंचाई नहीं कर रहे हैं तो आपके दाने में जो है वो चीज़ नहीं रहेगी, उतना जो है दाना आपका सुडौल और जो है सख्त नहीं रहेगा। आपका दाना क्या है चपटा हो जाएगा और एकदम जो है लगेगा जैसे क्या है बिल्कुल बेकार है, ठीक है, एकदम सूखा साखा रहेगा, ठीक है। तो जिस समय आपका क्या है दाना पकता है उस समय आपको क्या है सिंचाई करनी ही करनी चाहिए, जिससे आपका दाना वगैरह सुडौल मोटा रहे, चमकदार रहे, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी सिंचाइयाँ। जो बच्चे इसको याद करते हैं कब सिंचाइयाँ देनी चाहिए, आपको प्रथम सिंचाई को क्या करना है याद कर लेना है। और प्रथम सिंचाई में आपको क्या है इधर आपको 20 और इधर आपको 20 क्या करना है, दोनों तरफ 20-20 ऐड करते जाना है। आपकी सारी 6 सिंचाइयाँ आ जाएंगी। लास्ट वाली सिंचाई में आपको क्या करना है, सिर्फ आपको 10 दिन जो है ऐड करना है। आपको इधर जो है 15 ऐड कर दीजिए,
और इधर आपका क्या 15 ऐड कर दीजिए, बस 5 माइनस कर दीजिए, लास्ट वाली सिंचाई आएगी। तो ये हमारे गेहूं में सिंचाई थी, किस समय देनी चाहिए किस समय नहीं। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी, आप फिगर के द्वारा भी क्या है देख सकते हैं सिंचाई का पूरा जो दिया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि जो है गेहूं में आपके जो है रोग कौन से लगते हैं, कीट कौन से लगते हैं, उनसे किस प्रकार से आपको रोकथाम करनी चाहिए, ये हमारी जो है सेकेंड वीडियो में आएगी, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।